तो सबसे पहले तो कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही आसान प्रश्नावली करने वाले हैं, जो कि है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो इसको पूरा वन शॉट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, यानी एक ही वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली अच्छे से सीख लेंगे। और कोई ज़्यादा कठिन चीज़ इसमें नहीं है, बहुत ही आसान है। और गणित को आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझोगे तो पूरा चैप्टर ही आसान है। आपको ये जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है ना, ये पूरा आसान है, बस अच्छे से समझना। ठीक है। और प्रश्नावली जो 1.3 है ना, यहाँ से परीक्षा में भी ढेर सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको उसी तरीके से समझाया जाएगा जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत अच्छे से ना हो। ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसका क्या मीनिंग है। देखो, दशमलव रूप में हम किसी भी भिन्न को लिखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम देखें कि हमारे पास एक संख्या है 4/5। ठीक है, तो जब हम इसका भाग लगाएंगे और इसका उत्तर दशमलव में प्राप्त करेंगे, तो ये दो तरीके से हमें प्राप्त हो सकता है। पहली चीज हो सकता है कि दशमलव के बाद जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या आ जाए, जैसे हमने इसका भाग ही लगा दिया, जैसे ऊपर वाली जो संख्या होती है ना, उसको हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है ना, उसे हम साइड में लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अब 5 का 4 में भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे और दशमलव लगा लेंगे। अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे एक 0 आसानी से बढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद तो 5 अट्ठे 40, आपने देखा कि ये 8 बार भाग चला गया पूरा पूरा, और यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 0.8 है, उस इतना आने के बाद 40 से 40 कट गया, क्रॉस आ गया, यानी कि शेषफल कितना बचा, 0। कुछ भी शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब ये भागफल है। तो इसका जो दशमलव में निरूपण होगा वो होगा 0.8, यही होगा। लेकिन कोई ऐसी हमने संख्या ले ली बटे वाली, कोई भी XYZ, कोई भी, तो हमने X/Y कोई भी ऐसी हम संख्या लेंगे जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, दशमलव 0 दशमलव कोई भी ऐसी संख्या आ रही है, जैसे 2, 1, 3, 2, 5, और ये रुक नहीं रही है, हम भाग दे रहे हैं, हमें शेषफल 0 मिल ही नहीं रहा, तो बार बार भाग लगाते जा रहे हैं और दशमलव के बाद ये संख्याएं हमें मिलती जा रही हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कुछ नाम दे देते हैं, और ये जो फिक्स वैल्यू आ जाती है कि दशमलव के बाद एक अंक आया और संख्या रुक गई और शेषफल 0 आ गया, तो ये एक दशमलव निरूपण है, और ये भी तो एक दशमलव निरूपण है जिसके पीछे डैश 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 लगा है। मतलब अभी भी संख्याएं आती जा रही हैं, और आप भाग लगाते जाओगे, संख्याएं आती जाएंगी। और इसमें एक टाइप और होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, फिर सबको समाप्त कर देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। जैसे एक प्रकार और होता है, जैसे मान लीजिए कि 0 के बाद, 0 दशमलव के बाद हो सकता है 3, 3, 3, 3, ये आता ही जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो चीज बार बार आती जा रही है या खत्म नहीं हो रही है, दशमलव के बाद कोई फिक्स संख्या नहीं आ रही है, जैसा ये हुआ था, इसमें तो ऐसा है नहीं, डैश डैश लगाना पड़ रहा है, इसमें भी हमें डैश 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 लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये 3 तो आता ही जाएगा, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 3 भाग जाना खत्म नहीं होगा, हम जिंदगी भर ऐसा ही करते रहते। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, इस प्रकार का जो दशमलव निरूपण है, इसको हम बोल देते हैं कि ये शांत दशमलव है, क्योंकि ये शांत है, फिक्स है, दशमलव के बाद इतनी संख्या आ गई और शांत हो गया। लेकिन ये वाला जो दशमलव निरूपण है, जिसमें बार बार संख्या आती जा रही है और ये शांत नहीं हो पा रहा है, ये डैश 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 लगा है, मतलब और भी भाग जा रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम अशांत दशमलव निरूपण कहेंगे। ठीक है। तो दशमलव जो प्रसार होता है वो दो टाइप का होता है, या तो होता है वो शांत, और या तो वो हो सकता है अशांत। इतनी बात समझ पा रहे हो। तो हमें यही पता करना है, इनका हमें भाग लगाना है। ये सब P/Q के रूप में है, यानी कि बटे वाली संख्या है। इन सब का हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और देखते हैं कि किसका दशमलव रुक रहा है, दशमलव के बाद संख्याएं रुक रही हैं या वो चलती जा रही हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहला क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में लिखना है तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100, ये हमने लिख लिया। अब हम 36 का 100 में भाग करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी क्या प्रोसेस रहती है, देखो सबसे पहले क्या कर लो, पहले तो जो दिया गया है वही लिख लो, यानी 36/100। देखो जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही बता रहा हूं, पहले तो वैसे ही लिख लो। अब क्या कर लो, इस तरीके से एक भाग का चिन्ह बनाओ, बना लिया। अब जो ऊपर वाली संख्या है उसको बीच में लिख दो, लिख दिया, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्या है उसको साइड में लिख दो, भाग के चिन्ह के साइड में 100, ये कर दिया। अब इसके बाद हम भाग देना स्टार्ट करेंगे, तो 100 बड़ी संख्या है, 36 छोटी है, तो भाग तो जा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जब बीच वाली संख्या किनारे वाली संख्या से छोटी हो तो हम 0 और एक दशमलव लगा देते हैं, ताकि हम यहां पे एक 0 बढ़ा सकें और बीच वाली संख्या को किनारे वाली संख्या से बड़ा कर सकें। तो देखो अब ये बीच वाली संख्या 360 किनारे वाली संख्या से बड़ी हो गई ना। अब हम भाग दे सकते हैं, तो 100 तिया 300 चला जाएगा ना, 100 तिया 300, 3 बार में 100 का 3 बार हम गुणा कर देंगे तो 300 आ जाएगा। अब हमने देखा कि 360 में से 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। अब फिर से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का कंपैरिजन करें तो ये संख्या फिर से छोटी हो गई। तो अब एक बार दशमलव लग गया, अब बार बार दशमलव नहीं लगेगा, हम यहां पे 0 बढ़ाते जाएंगे। अब 0 हमने अपने मन से बढ़ा दिया क्योंकि ऑलरेडी दशमलव लग चुका है, तो हमने यहां पे 600 कर लिया। अब 100 का 6 बार भाग करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब 600 में से 600 घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही शेषफल हमारा 0 आ गया तो हमने देखा कि ये एक दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होगा 36/100 का। तो हमने यहां पे लिखा कि 36/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.36। अब ये मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि ये शांत है कि अशांत है। तो आप कहोगे कि सर इसमें डैश डैश नहीं लगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार आ रही हो, तो ये एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि यह है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बताओ, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आपको यही चीज तो सीखनी है कि शांत क्या होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम आपको और भी डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि दशमलव प्रसार एक होता है अनावसानी आवृत्ति और एक होता है अनावसानी अनावृत्ति, उसकी भी बात करेंगे। देखो सभी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए आपको अच्छे से समझते जाना है। तो पहला क्वेश्चन आप ऐसे ही एग्जाम में करके आओगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 36/100 में बताइए शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, तो ये शांत है। देखो आप 6 में जब भी शेषफल 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो शांत दशमलव प्रसार है। अच्छा, शांत दशमलव प्रसार में एक और चीज होती है जिससे हम बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि उसके क्वेश्चन आगे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम अपनी प्रश्नावली का, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन 1/11। तो हमने यहां पे दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया जो कि है 1/11। अब आपको पता है कि क्या करना है, क्या करना है बताओ। सबसे पहले आप 1/11 लिखोगे, ठीक है, लिख लिया 1/11। अब साइड में क्या करोगे, भाग का चिन्ह बना लोगे, ठीक है, बना लिया। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाली संख्या है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिखोगे, बीचों बीच, ठीक है, 1 लिख दिया। और जो नीचे वाली संख्या है वो साइड में लिखोगे। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, इतना तो कर लोगे। अब क्या करना है कि ये बीच वाली संख्या छोटी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी ही होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम इसमें 0 बढ़ाते चलेंगे, लेकिन मन से 0 नहीं बढ़ाएंगे। जब भी हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना है पहली बार, तो हम यहाँ पे 0 और दशमलव लगा देंगे। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 बढ़ाया, हमने देखा यार कि इसमें भाग ही नहीं जा रहा, तो अब हम पहली बार में ही एक 0 और बढ़ाना चाहेंगे। तो देखो एक 0 तो हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक 0 बढ़ाने के लिए हम इतना करेंगे तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी भी ये छोटी संख्या है, 10 है और ये 11 है,
तो हमें लगा कि यार हमें एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, यही होगा ना। तो हमें जब एक जीरो और बढ़ाना पड़ा तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे। अब इस कंडीशन को अच्छे से समझना है कि देखो, जीरो और दशमलव लगा के हम केवल और केवल एक जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी संख्या रह जाए तो हमें एक जीरो और देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में वो जीरो यहां पे भी लगाना पड़ेगा। ये तो भाग का नियम है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। अब बताओ, ये 100 जो है ये 11 से बड़े हो गए ना, ठीक है बड़े हो गए, अब भाग जा सकता है। तो 11 की दुनिया पढ़ेंगे हम, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इस तरीके से पढ़ते जाओगे तो 11 9 99, 9 बार जाएगा, ठीक है ना। तो अब 9 बार जाएगा, हमने एक सीधी सिंपल सी लाइन खींच दी, 100 में से 99 गया तो एक बच गया, बचा कि नहीं। अब यहां पे हम फिर से हमने देखा कि यार ये छोटी संख्या है, ये 11 बड़ी संख्या है, तो अब हम मन से कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक जीरो बढ़ाया, काम नहीं चला, एक और जीरो बढ़ा लिया, अब काम चल गया, 11 9 99, ठीक है। अब 100 में से 99 गए, कितना बचा, एक बचा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, काम नहीं चला, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, काम चल जाएगा, 11 9 99। तो अब ये क्रम चलता जाएगा, हम कितना भी इसको बढ़ाते जाएं ये 9 9 9 रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डैश 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 लगा देंगे कि ये 9 जो है ये बार बार आ रहा है। तो 1/11 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.0 और 9 9 और 9, और इस तरीके से हम डैश 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 लगा देंगे। या इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि 0.0 तो हमने लिखा, लेकिन 9 के ऊपर हमने ये बार का चिन्ह बना दिया, इसे हम डैश भी कहते हैं या बार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अंक 9 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। याद रखोगे कि नहीं। तो 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या शांत दशमलव है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो डैश डैश लगा है, ये तो बार बार आ रहा है, तो ये कभी शांत होगा ही नहीं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, अशांत दशमलव है, पहली चीज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे अशांत, ठीक है। तो ये अशांत तो है, साथ में ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम अशांत और आवृत्ति भी कहेंगे। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये। इसको कई किताबों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अशांत को क्या बोला जाता है, अनावसानी, अनावसानी, ठीक है। तो अनावसानी और आवृत्ति ये भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि अशांत को आप अनावसानी लिख सकते हो, अशांत लिख दो तो भी सही है, अनावसानी लिख दो तो भी सही है। तो बताओ, ये 1/11 वाला समझ में आ गया। और आवर्ती क्यों लिखा है, ये बताओ, ये आवर्ती क्यों लिखा है, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है। आवर्ती का मतलब ही होता है बार बार आना। तो ये देखो, ये 9 के ऊपर डैश लगा है ना, इसलिए अनावसानी आवर्ती है। अगर मान लो, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल आएगा तो ही समझा दूंगा, वहां पे अलग से टाइम बर्बाद नहीं करते, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/8। तो इसको कैसे करोगे, बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 सही 1/8, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले ये मिश्र भिन्न के रूप में है तो इसे विषम भिन्न के रूप में बदल लो। कैसे बदलोगे, देखो, इसका इसमें गुणा कर दो और जो कुछ भी आए उसमें ऊपर वाली संख्या यानी 1 जोड़ दो। तो 8 चौके 32, यहां से यहां गुणा किया तो 32 आया, 32 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए 33। तो यहां पे लिख दो 33/8। बोलो क्लियर हुआ। अब साइड में क्या करो, भाग का चिन्ह बना लो, बिल्कुल, और ऊपर वाली संख्या हमेशा भाग के चिन्ह के बीच में और नीचे वाली संख्या हमेशा किनारे पे। ये याद रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब ओवरऑल करने जाते हैं तो यही भूल जाते हैं कि 8 लिखना था बीच में कि 33 लिखना था, फिर सबरा जो भी ज्ञान है वो सब वहां पे धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, बिल्कुल बेसिक से समझो चीजों को। अब चलो 8 की टेबल पढ़ो, क्योंकि ये बीच वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ 0 दशमलव रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है। तो 8 चौके 32, ठीक है, 4 बार चला गया, कम भले ही रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 33 में से 32 गया तो बचेगा कितना, 1,
अब 8 में 1 का भाग नहीं जाता क्योंकि एक छोटी संख्या है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो गया। अब 8 एकम 8, एक बार भाग चला जाएगा। अब 10 में से 8 घटा दो तो बचे भाई साहब 2। ठीक है, कितने बचे, 2 बचे। अब क्या करोगे, अब एक बार दशमलव लग गया तो बार बार दशमलव नहीं लगाओगे, भले ही ये छोटी संख्या है तो केवल 0 बढ़ा दो। तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 तिया 24 तो ज्यादा हो जाते ना 20 से, तो 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 घटा दो तो कितने बच रहे हैं अपने पास, अपने पास बच रहे हैं 4। अब फिर एक 0 बढ़ा दो क्योंकि 4 छोटी संख्या थी 8 से, तो 0 अब तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक बार दशमलव लग गया। तो 8 पंचे 40। तो हमने देखा कि 33, अब 40 में से 40 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और जब भी शेषफल 0 आ जाए तो निश्चित सी बात है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। तो हम क्या करेंगे, 33/8 को हम लिख सकते हैं कि 4.125। 5 के बाद ना तो 5 रिपीट हो रहा है, ना तो कोई अंट संट संख्याएं आ रही हैं कि जो बार बार आती जा रही हैं, हम भाग देते ही जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इस प्रकार का जो साफ और स्वच्छ दशमलव प्रसार है, इसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है ना, क्या कहेंगे बताओ जल्दी से, शांत दशमलव प्रसार। तो ये चीज आनी चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, यही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने लिख लिया 3/13, साइड में किनारे पे गए हम, और हमने ऊपर वाली संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिखा और नीचे वाली संख्या को साइड में लिखा। अब इसमें देखो भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 दशमलव लगा दिया ताकि यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकें। अब ये 30 हो गया तो 13 दूनी 26 कर सकते हैं हम, 13 दूनी 26। तो 30 में से 26 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो हम 0 कर सकते हैं, और 13 तिया 39, तो ये 39 कर दिया। अब 40 में से 39 तो 1 बचेगा। अब हम एक 0 बढ़ाएंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये डबल 0 बढ़ा रहे हैं, तो एक 0 का तो हिसाब देना पड़ेगा। अब 13 7 91, ये सब भाग की चीजें हैं, ठीक है। 13 7 91, 10 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 9, या 91 में से 100 घटा दो, 100 में से 91 घटा दो सीधा सीधा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अब 9 एक छोटी संख्या है, 13 एक बड़ी संख्या है, तो इसको बड़ी होना चाहिए ना, तो एक 0 हमने बढ़ा दिया। जैसे ही हमने 0 बढ़ाया तो हो गए 90, तो 13 6 78, ठीक है। आप कर भी सकते हो, 6 तिया 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, 13 6 78। 6 क्यों कहा, 7 क्यों नहीं कहा, क्योंकि 13 7 91 अभी किया था, 90 से 1 ज़्यादा है तो 6 में ही रहना पड़ेगा। अब 90 में से 78 घटा दो तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 12 बच गया। फिर भी कम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमने फिर से भाग लगाया तो 13 नम्मा 117, ठीक है, 13 की टेबल आना चाहिए। 13 नम्मा कितना, 9 तिया 27 की 7 हासिल आई 2, 9 एकम 9 2 11, देखो आ गया 117। अब 120 में से 117 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया बचा 3, 1 में से 1 गया 0, यानी 3 ही बचेगा। अब हमने एक 0 बढ़ाया, फिर भी भाग नहीं जा रहा क्योंकि हाँ चला जाएगा, 30 आ गया, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। फिर हमने देखा कि 30 में से 4 बचा। अब आप देखो कि ये चीज रिपीट होने लगी, 4 बचेगा तो 4 को हम 0 लगा देंगे तो फिर हो गया 13 तिया 39, ये देखो आप, तो ये चीज रिपीट हो रही, कौन सी, ये देखो 2 3 था ना, ये 2 3 फिर से आने लगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि 2 बस आ गया, अब ये पूरी रिदम जो है, आप देखो 40 39 फिर 1 घटेगा, 1 बचेगा ना, 40 में से 39 घटाओगे 1 बचेगा तो फिर 100 आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि 13 7 91, मतलब वही संख्या जो 23 0 7 6 9 तक है ना, ये 23 0 7 9 फिर से बनने लगी। आप देखो 23 बन गया और यहाँ पे एक 0 आएगा क्योंकि 100 बनाएंगे, तो ये 0 मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, 0 आएगा फिर आएगा 7, क्लियर है ना। तो 23 0 7 से बनेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाग देते देते 9 तक तो भाग गया, उसके बाद फिर से 23 0 7 6 9 रिपीट हो जाएगा, फिर से 23 0 7 6 9 आएगा, फिर भाग देते जाओगे तो फिर से आएगा 23 0 7 6 9, पर ये क्रम चलता रहेगा। तो ये देखो आप, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो कुछ नहीं करना, बस इतना लिखो कि 0.23 0 7 6 9 और इसके ऊपर आवृत्ति यानी ये बार लगा दो कि यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। इसको हम अशांत तो कहेंगे ही कहेंगे, कहेंगे कि नहीं बताओ, अशांत तो कहेंगे, साथ में क्या बोलेंगे, आवर्ती,
क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही, यानी डैश लग गया ये, तो इसे आवर्ती भी कहेंगे। तो अशांत भी है और साथ में क्या है, आवर्ती भी है। इसको मैंने आपको दूसरा नाम अशांत का क्या बताया था, बताओ? अशांत का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था अनवसानी। याद है आपको कि नहीं, बताओ? तो अनवसानी आवृत्ति भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप अशांत आवृत्ति बोल दो, चाहे आप अनवसानी आवृत्ति बोल दो, सेम है। और ये आपको करके आना है पूरा, ये देख लो आप, बताओ बन जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से हम अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2/11। तो 5वां सवाल है 2/11। इसको कैसे करोगे? जैसे हमने बाकी के सवाल किए हैं, 2/11 हमने लिख लिया, भाग का चिन्ह बनाया साइड में, ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखी, नीचे वाली संख्या जो है हमने साइड में लिखी। इतना तो कर लोगे। अब इसमें देखो ये छोटी संख्या पड़ गई, जबकि ये बड़ी होनी चाहिए, लेकिन है कैसी, छोटी। तो हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हमने 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 ऐसे नहीं लगाते पहली बार, 0 दशमलव रखेंगे। अब 1 0 आराम से बढ़ा देंगे, तो फिर 11 दूनी 22, 20 से ज़्यादा होगा तो एक ही बार में जाएगा। 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएंगे तो 9 बचेंगे ना। अब 9 फिर भी छोटे हैं, तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 90 हो गया। तो 11 8 88 करना पड़ेगा, ठीक है। भाग तो आप पे बनता ही होगा ना थोड़ा बहुत। अब 10 में से 88, 90 में से 88 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब 2 में फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। अब 20 में से 11 घटाएंगे तो फिर 9 बचेगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 11 8 88 हो जाएगा। अब कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो मेरा? फिर ये होगा, यानी ये 18 18 18 आता जाएगा। तो 2/11 को आप क्या लिख सकते हो? आप 2/11 का आप लिख सकते हो 0.181818 डैश 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 डैश। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 0.18 और इसके ऊपर आप ये आवृत्ति चढ़ा दो कि भाई साहब ये आ रहा है 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर ही हमने ये बार लगा दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अशांत तो बोलेंगे, क्योंकि ये कभी शांत नहीं होगा। ये डैश डैश यानी चलता चलेगा, जीवन भर भाग देते रहोगे तो ये जीवन भर चलता रहेगा। तो ये अशांत तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है, आवर्ती भी है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर संख्या रिपीट हो रही है या संख्याओं का जोड़ा रिपीट हो रहा है। तो अशांत आवृत्ति, अशांत को मैंने आपको क्या बताया कि अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। बुक्स में अनवसानी लिखा रहता है, तो आप इसे अशांत आवृत्ति भी लिख सकते हैं या फिर अनवसानी आवृत्ति भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2/11 वाला भी हो गया। अब आखिरी सवाल और देख लेते हैं, जो कि क्या है, आखिरी सवाल है अपना 329 बटे कितना है, 329 बटे 400। तो इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। देखो आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे होगा, आपको यहाँ पे भाग का चिन्ह बना लेना है, ऊपर वाली संख्या यहाँ लिखनी है 32 9 और नीचे वाली संख्या साइड में लिखनी है। अब आपको पता है कि ये 329 छोटी संख्या हो गई, जबकि इसे बड़ा होना चाहिए 400 से, ये छोटी है। तो हम यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे और 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 3200 हो गया, तो करीबन ये 4 8 3200 हो जाएगा। तो 8 बार तो जाना ही चाहिए, तो 8 हमने लिख दिया, तो 4 8 3200। अब बचेगा कितना, बचेगा 90। तो जब ये 90 बच रहा है तो हमने देखा यार कि ये 90 है, अभी 400 से छोटा है, तो हम इसको 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 दशमलव लग गया। अब 400 दूनी 800, तो 900 में से 800 गए तो कितना बच गया भाई साहब, अपना 100 बच गया, बचा कि नहीं। फिर हमने देखा कि ये 100 तो छोटा हो गया, तो 1 0 और बढ़ा देते हैं, तो 400 दूनी 800। अब कितना बच गया, अपने पास 200 बच गया। अब 400 से 200 छोटा है, तो 1 0 और बढ़ा दिया, तो अब अपना 5 बार चला जाएगा, 5 चौके 20 होगा कि नहीं, और 2 0 ज्यों का त्यों, यानी यही आएगा आंसर, क्योंकि शेषफल 0 मिल जाएगा। आगे आप करके भी देख सकते हो। तो 0.8225, इसके बाद शेषफल 0 है, यानी फिक्स वैल्यू है इतना। तो इसको हम बोल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार है। क्या है ये, शांत दशमलव प्रसार। तो बताओ ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, उसके बाद आगे का वीडियो देखो, ठीक है। कमेंट जरूर करना है भाई, हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ गया अपना दूसरा क्वेश्चन।
तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 जो है वो इतना इतना होता है, बिल्कुल जानते हैं, और नहीं भी जानते होते आप ना भी देते तो भाग करके हम निकाल देते। तो ये इन्होंने दिया है कि 1/7 की जो वैल्यू है वो इतनी है। पहले तो इतना लिख लो, फिर हम क्रम से करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा कि हमें दिया क्या गया है, दिया है कि 1/7 जो है वो हमें दिया गया है 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये देख लो। तो ये हमें दिया गया है। अब इन्होंने कहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। इन्होंने बताया है कि हमें भाग नहीं करना है, ऐसे ही बता दो। ये चीज दी गई है तो ऐसे बताओ कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। देखो बहुत आसान है, इसका दिया गया है जैसे अब हमें 2/7 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 2/7 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा, देखो बहुत आसान है। हम 2/7 को क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणित 1/7। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा करोगे तो 2 एकम 2/7 ही तो लिखा है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 गुणित और 1/7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है, पूरी रख दो 0.142857। ठीक है, हमने ये रख दिया ये। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम इसमें इसका गुणा कर सकते हैं। तो देखो 2 सत्ते 14, पीछे से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल आ गई 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 11 की 1, हासिल आ गई 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हासिल आ गई फिर से 1, और 2 दूनी 4 और 1 हासिल की तो हो जाएगा 5, और 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0, और ये दशमलव रखा था तो हमने दशमलव रख दिया, और इसके साथ साथ ये जो बार लगा था ये भी हमने लगा दिया। तो 2/7 की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। देखो 1/7 की हेल्प से ही हमने 2/7 निकाल दिया। इसी तरीके से आप 3/7 निकाल सकते हो, 3/7 निकाल सकते हो, क्योंकि 3/7 को आप कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 बाहर गुणित 1/7, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 1/7 की वैल्यू वही है, सेम टू सेम 0.142857। और जब आप इसका गुणा करोगे, 3 का गुणा कर लो, 30 आते 21, 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2, और 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, और 3 8 24 और 1 हासिल की तो 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौके 12, 12 की 2, ठीक है, हासिल आ गई 1, और 3 एकम 3 और 1 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 और 3 शून्यम 0 और ये 0, तो 42 85 71 के ऊपर इस तरीके से डैश आ जाएगा। तो ये 3/7 आ गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आसान है, जैसे 4/7 निकालना चाहो तो आप वो भी निकाल सकते हो। जैसे 4/7 आपने लिखा, बराबर लगा दिया, और कुछ नहीं करना है, 4 गुणित 1/7 लिख देना। 4/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणित 1/7। 4 गुणित 1/7 की वैल्यू हमें ऊपर से जो दी गई है वो लिख लेंगे, जो कि है 0.142857, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.571428। ठीक है, ऐसे ही गुणा करना है, गुणा करते आप पे बनता है तो आप ऐसे करेंगे। 4/7 के बाद अगर आप 5/7 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम। 5 बाहर कर दोगे और 1/7 लिखोगे, और 1/5 ज्यों कहते हैं, और 1/7 की वैल्यू यही है 0.142857, और जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 0.714285। इस पे भी बार आ जाएगा। इसी तरीके से 6/7 भी आप निकालना चाहो तो वो भी आ जाएगा। 6/7 जो है उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 6 गुणित 1/7। तो आप बस गुणा बस करना है। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें समय बर्बाद ना करके आपको केवल पैटर्न समझना है और कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो 6 का गुणा करोगे तो आएगा 0 85 71 42, ये आ जाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल हलवा सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट था कि 1/7 का यूज़ करना है, 2/7 निकल आएगा, 3/7, 4/7, 5/7। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये देख लो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे
ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन एक हिसाब से मोस्ट आईएमपी भी है, ठीक है, परीक्षा के लिए, और काफ़ी आसान भी है। देखो कैसे, जो P/Q के रूप में लिखना है और ये हमें संख्याएं दी गई हैं। तो पहला सवाल जो है उसको हम लिख लेते हैं। पहला सवाल हमारा है 0.6 और इस पे डैश लगा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो आसान है, समझना है बस ध्यान से। सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी हमें दिया गया है उसको x के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, ठीक है, और x के बराबर हमने मान लिया कि हमें दिया गया है 0.6 के ऊपर बार। इसको हम, इसका मतलब क्या है कि 6 को हम कितने भी बार लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो x बराबर हमने क्या किया 0 और 6 को हमने 4 बार खोल लिया। ये देखो 6 6 6 6 4 बार खोल लिया, इसके बाद डैश 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 लगा दिया, और इसको हम समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में, अगर देखो एक संख्या के ऊपर ये बार लगा हुआ है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, लेकिन जैसे 2 संख्या के ऊपर बार लगा होता तो 100 का गुणा करते। 3 संख्याओं के ऊपर देखो यहाँ पे बार लगा है तो हम 1000 का गुणा करते। ये बस ध्यान रखना है। और ज्यादा मतलब जितनी संख्या के ऊपर ये डैश लगा है उतने जीरो के साथ हम गुणा करेंगे। जैसे एक संख्या के ऊपर तो 10 का गुणा, आप समझ पा रहे हो ना पैटर्न, बहुत आसान है। देखो एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा, जैसे मान लो लिखा होता 0.7 के ऊपर ये डैश लगा, तो किस से गुणा करते जल्दी बताओ, 10 से करते। अगर यही चीज ऐसे लिखी होती 0.67 के ऊपर, तो इस संख्या में दोनों पक्षों में हम 100 का गुणा करते, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर डैश लगा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता 0.100 के ऊपर इस तरीके से लिखा होता, तो इस संख्या में हम क्या करते 1000 का गुणा करते, क्योंकि इस संख्या में 3 अंकों के ऊपर ये बार लगा हुआ है। लेकिन ऐसा लिखा है जैसे 0.47 और ये बार, तो इसमें भले ही दशमलव के बाद 2 संख्या हो, लेकिन बार तो केवल एक ही संख्या पे लगा है ना, तो हम 10 का ही गुणा करेंगे। देखो अब धीरे धीरे समझ में आएगा, मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया। देखो अब सबसे पहले क्या करना है कि जो भी संख्या दी है उसे x के बराबर मान लो, फिर उसका जो भी संख्या के ऊपर बार है उसे खोल लिया, कम से कम 4 बार। दशमलव के बाद तक हमें 4 अंक चाहिए, तो हमने कहा कि 6 तो अनंत है, तो हम उसको 4 लिख लेते हैं, बाकी में डैश 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 लगा देते हैं। अब दोनों पक्षों में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे जल्दी बताओ। दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है, क्योंकि एक संख्या के ऊपर ही डैश है। तो ये एक पक्ष है और ये एक पक्ष है, तो इसमें 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपना 10x, और इसमें जब 10 से गुणा होगा तो हमेशा याद रखना कि 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव एक अंक खिसकेगा इस तरफ, यानी कि किस तरफ, राइट हैंड तरफ। याद रखना राइट हैंड तरफ ये दशमलव खिसकता है जब भी हम 10 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक खिसकेगा, लेकिन राइट तरफ ही खिसकेगा। अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंक खिसकेगा, लेकिन राइट तरफ ही खिसकेगा, ध्यान रखना। तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो 0 को हटा देंगे, फिर हम इस तरीके से लिखेंगे कि 6.666, 3 6 बचेंगे। लेकिन अब हमारी मर्जी है, हमें दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, तो एक हमने मन से लगा के फिर डैश 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 लगा दिया, और इसे हमने समीकरण 2। समझे इस बात को कि देखो दशमलव के बाद हमें केवल 4 अंक चाहिए थे, लेकिन जब दशमलव खिसकता है तो एक अंक तो ये इस तरफ आ गया दशमलव के इस तरफ, तो अब बचे इस तरफ कितने 3। तो हमने एवरेज मिलाने के लिए, यानी कि हमने समान बनाने के लिए 1 और 6 मन से ले लिया, क्योंकि डैश 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 का मतलब है कितने भी 6 हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो यही है। तो इसमें हमें क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है, हमेशा करना है। और ऐसा जो भी समीकरण बन जाए ना उसमें से 2 में से 1 घटाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से घटाना है, यानी माइनस करना है किसको, 1 को। तो देखो 10x में से 1x घटेगा और इसमें से ये घटेगा, तो इसको लिखो, इसमें से इसको घटा के लिखो, यानी कि 10x माइनस x हो जाएगा। और इसको लिख लो 6.6666 और माइनस कितना होगा 0.6666। ये देखो ये डैश डैश है और ये भी डैश डैश है यहाँ पे। चलो अब हमने 10x में से 1x घटा लिया, तो कितने x बचेंगे, आप कहोगे सर 9x बचेंगे। देखो कितना आसान है, बराबर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा,
देखो एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना कि आपको घटाना है 6.666 डैश 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 में से 0.6666 डैश डैश डैश। तो क्लियर एक बात समझो कि 6 में से 6 जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, इसमें से घटा रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे 0 0 ही बचेगा। लेकिन यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, यानी दशमलव के बाद 0 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने भी 6 हो सबका उत्तर 0 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, केवल ये वाली संख्या ले लेना है, यानी इसमें से ये घटेगा तो केवल 6 बचेगा। तो x बराबर क्या आपके पास आने वाला है 6, और ये गुणा में जो 9 था ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, हमेशा बटे में। तो 6/9। अब इसको आप कैंसिल करके देखो, 2 तिया 6, नहीं 2 से नहीं घटेगा, 3 से घटेगा। 3 दूनी 6, 2 बार गया 3 की टेबल पढ़ो, 2 बार में 6 आता है, और यहाँ 3 तिरका 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, यानी कि हमने x के बराबर किसको माना था, इसको, यानी 0.6 डैश को परिमेय के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि जो ये वाली संख्या थी ना 0.6 डैश, इसका p/q रूप, p/q रूप क्या होगा बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर 2/3 होगा। कितना होगा 2/3, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को भी हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि अशांत आवृत्ति जो होता है वो एक परिमेय संख्या है, इसे हम अपरिमेय नहीं कहेंगे, ये क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ये देख लो, ये आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो नोट्स में लिखने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये देख लो यहाँ से, ये देख लो, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो इस तरीके से सवाल जो है होते हैं। अब मैं चाहूँगा कि दूसरा सवाल इसी तरफ करूं, मैं साइड में ही करना चाहूँगा। इसका रीज़न है क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं कंपैरिजन भी समझाना चाहता हूँ कि, तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है ताकि दूसरा सवाल आपके साथ साथ चले यहाँ पे। तो ये देख लो, दूसरा सवाल जो है वो क्या है, 0.47 के ऊपर डैश, केवल 7 के ऊपर है, ध्यान देना, जल्दी जल्दी में 4 के ऊपर मत चढ़ा देना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप माना यही रहता है ना, तो देखो आप क्या करोगे, जो भी हमें दिया गया है उसे x के बराबर मानोगे। क्लियर है ना ये बात, तो ठीक है मान लेते हैं। तो हम x के बराबर क्या मान लेते हैं 0.47 के ऊपर डैश, यही किया ना। अब इसका क्या मतलब है, दशमलव के बाद 4 अंक तक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सी बारिश हो रही है तो बादल गरज रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई करेंगे। 0.4 और 7 को हम कितना भी खोल सकते हैं, इस डैश का मतलब यही होता है। तो हम दशमलव के बाद हमें मिनिमम 4 अंक चाहिए होते हैं। यहाँ देखो दशमलव के बाद हमें 4 अंक चाहिए थे ना, भले ही 1 था लेकिन बार लगा है तो जितने चाहे खोल सकते हैं। तो हम 7 को 3 बार खोलेंगे, 1 2 3, और बाकी डैश 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 लगा के इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब देखो दशमलव के बाद 4 अंक हो गए ना, 1 2 3 4, इतना कर लोगे, बताओ है ना, बिल्कुल आसान। अब क्या करोगे, अब देखो 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करोगे। अगर 4 पे भी बार होता तो 2 अंकों पे बार हो जाता तो 100 से गुणा करते, लेकिन अभी फिलहाल हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में कितने से, बताओ जल्दी, हाँ 10 से, बहुत तेज बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर भी आप शायद लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करो तो यहाँ भी 10 से और यहाँ भी, तो यहाँ तो हो जाता है 10x, लेकिन जब यहाँ आप 10 से गुणा करने जाते हो तो आपको अच्छे से पता है कि दशमलव राइट हैंड तरफ यानी इस तरफ हमेशा खिसकता है। 10 से गुणा करोगे 1 अंक खिसकेगा, 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक खिसकेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, कोई भी सवाल आ रहा है एग्जाम में सब कुछ कर लोगे। तो इधर खिसकाओ तो 4.7, 1 अंक खिसक गया ना, 7 7। अब चूंकि हमें दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए होते हैं तो 3 ही बचे, तो एक 7 हम एक्स्ट्रा खोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारे 7 हैं। और डैश 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 का मतलब भी यही होता है, और इसे हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब क्या करोगे, अब 2 में से 1 घटाओगे तो क्या लिखोगे, आपको सिंपली लिखना है कि समीकरण 2 माइनस
1 से, इतना कर लोगे। तो इसमें से इसको घटाओ, तो 10x में आप इस तरीके से लिखोगे, तो पहले ये वाला लिखोगे 10x माइनस क्या करोगे, ये वाला, यानी इस तरफ में से इस तरफ वाला घटाओ और इस तरफ में से इस तरफ वाला घटाओ। तो 10x में से क्या घटाओ, x घटाओ, बहुत बढ़िया, और इसमें से इसको घटाओ, तो 4.7777 डैश 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 में से घटाना किसको है, इसको। तो आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो 0.4777 डैश डैश डैश, इसको घटाना है। तो घटा लो, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पे घटाना का चिन्ह बना लिया, 10 में से 1 x चला जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर इसको घटाओ, कितना बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, लेकिन 7 में से 4 गया तो अब बचेगा 3 दशमलव और 4 ज्यों का त्यों। तो वैसे भी दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9x बराबर 4.3। 4.3 तो ले लिया हमने, इस 0 को हटा दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 4.3 को हम लिख सकते हैं 43/10। दशमलव हटा दिया, कैसे हटा, दशमलव का 1, और दशमलव के इस तरफ राइट तरफ जितने अंक हैं उतने 0, 1 अंक है तो 1 0, तो 43/10 लिख लिया, तो ये 4.3 ही लिखा है। अब क्या करोगे, अब ये जो 9 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ, तो 43/9 आएगा, यहाँ गुणा में तो 10 ऑलरेडी था, तो 10 नाम 90 हो जाएगा, और यही जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो कि x हमने क्या माना था, 0.47, तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि जो 0.47 है ये वाला का p/q रूप, यानी p/q रूप क्या होगा, तो आप कहोगे सर 43/90 होगा। क्या होगा, 43/90 होगा, यही इसका आंसर। बताओ, दूसरा सवाल समझ में आ गया, आया कि नहीं। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। ये देख लो, ये तीसरा सवाल हमें दिया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको x के बराबर मानोगे, तो लिखोगे माना x बराबर 0.001, और ये इस तरीके से। अब इसको हम खोल के लिख सकते हैं, तो देखो हमें दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए होते हैं, लेकिन 4 तो हो नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 कम से कम 3 तो आएंगे ही आएंगे, तो एक तो 001, एक बार और ले लेते हैं 001 और डैश डैश डैश, तो दशमलव के बाद अब 6 अंक हो गए। तो हाँ, ये कब अपन कर सकते हैं, जब 3 अंकों पे पुनरावृत्ति हो, तो अपना बस नहीं चलता उसमें, अपन को फिर क्या करना पड़ता है, मतलब कम से कम 6 आएंगे, या तो 3 रहेंगे या 3 और आएंगे तो 6 होंगे, 4 नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि केवल 0 को बस लिख लो 4 करने के लिए, या केवल शुरुआत का अंक लिख लो, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब दोनों पक्षों में हम 1000 का गुणा करेंगे, 10 का नहीं करेंगे, अब कितने का करेंगे बताओ जल्दी से, दोनों पक्षों में कितने का करेंगे, 1000 का गुणा। क्यों करेंगे 1000 का, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर ये डैश लगा है, इस बार 3 अंकों के ऊपर है, तो 1 के बाद कितने 0, 3 0, यानी कितने से गुणा, 1000 से। तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करोगे तो ये 1000x हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। इसमें 1000 से गुणा करोगे तो 3 अंक दशमलव खिसकेगा, 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक खिसकता है, 100 से करते हैं तो 2 अंक, लेकिन यहाँ पे 1000 से किया है तो 3 अंक खिसकेगा, तो ये आ जाएगा 1 दशमलव। क्यों, क्योंकि ये 3 अंक खिसका तो इधर आ गया, तो हम ये 0 का को लिखेंगे, फिर 1 बस लिखेंगे 1, और ये 001 है, 001। अब हमने कहा कि समीकरण 1 में दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, तो 001 और 001, और एक और ले लेते हैं, एक जोड़ा और, क्योंकि यहाँ पे तो अनंत जोड़े हैं, और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है ना। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो बस फिर ध्यान रखना कि दशमलव के बाद जो बचता है उसको लिखने के साथ फिर देखना होता है कि यहाँ दशमलव के बाद 3 और 3 6 अंक है, तो यहाँ भी 6 होने चाहिए दशमलव के बाद। अब इसके पास नहीं बचे थे, तो डैश डैश का मतलब यही तो है कि और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक जोड़ा और ले लिया 001 का, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 -1 से, तो 1000 में से 1 घटा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 999, ठीक है। 1000 में से 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 999x बचेगा। अब इसमें से इसको घटाओ, तो कैसे घटाओगे, पहले ये लिख लो पूरा आराम से, 1.001 डैश डैश डैश। अब उसके नीचे ये लिख लो, घटाने में आसानी होगी नीचे लिख लेने से, फिर 001 और 001 और डैश डैश डैश। अब इसको घटा लो,
तो घटाओगे तो माइनस करोगे तो एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो एक ही मान के चलो, यानी 999x बराबर क्या लिख सकते हैं, एक। तो x बराबर होगा 1/999, और x की वैल्यू है, और x का मान क्या था, तो x का मान था 0.001 के ऊपर डैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0.001 डैश का p/q रूप क्या होगा, जल्दी बताओ, 1/999 होगा। कितना आसान सवाल था, बनेगा कि नहीं बताओ। बस कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल को आसानी से कर सकते। तो ये तीसरे क्वेश्चन के ये तीनों सवाल अच्छे से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। ये ले लो पहले, ये यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ पे, और ये, और दूसरे क्वेश्चन का शायद मैं नहीं दे पाया हूँ तो वो भी ले लो, ये वाला, ये देख लो, ये दूसरा क्वेश्चन था, और यहाँ पे भी ये, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.9999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी हमें दिया गया है उसको x के बराबर मानोगे। तो क्या लिखोगे, माना, ये 9 इसके सवाल हमने करे भी हैं अभी इसके पहले। तो माना x बराबर 0.999, कितने बार है ये, 3 और 2 5 बार है, 5 बार लिख लिया। इसको डैश 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 आगे लगा दिया, और इसे अपन ने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 0.99 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कोष्टक में लिख देता हूँ कि 0.9 और ये डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको खोलेंगे तो ऐसे आएगा। तो ये इसी तरीके से, तो ऐसी संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करना हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। ये देखो, ये पिछला क्वेश्चन है ना, तीसरा। तो ये बार वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये डैश वाली, इनको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, उसकी ये लॉन्ग मेथड आपने अच्छे से देखी होगी। अब ये भी तो वैसा ही सवाल है, तो वैसे ही करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक अंक के ऊपर डैश लगा है, क्योंकि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा, ठीक है। चलो करते हैं। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर, इसमें करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा, तो 9.4 बचेंगे, 1 2 3 4। तो एक हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे 9 हैं यहाँ पे, ताकि दशमलव के बाद यहाँ 5 9 है, तो यहाँ भी 5 ही 9 रहे, और इसे हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब 2 में से 1 घटा देते हैं, सेम टू सेम सवाल है। समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देते हैं, तो 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 9x। देखो, इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटाओ, तो पहले ये लिख लो। इसको घटाने में कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। 5 9 बनाना है, 4 बन गया, 1 और बना लो। इसके नीचे ये लिख लो 0.9 1 2 3 4 5। अब ये घटा दो, तो ये तो 9x रहेगा ही रहेगा। इसको घटाओ, तो 9 में से 9 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 0 आएंगे, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये, और 9 में से 0 गया तो ये 9 ही आएगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 9x बराबर अपन लिख सकते हैं कितना, 9। तो x बराबर अपन कितना लिख सकते हैं, 9/9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब ये जो आंसर आया है इसके बारे में थोड़ा समझ लेना। पहले ये किसकी वैल्यू आई है, 9.9 बार की, यानी 0.99 को हम 1 लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि 0.9 बार का p/q रूप क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। अब ये 1 क्यों आ गया, क्योंकि 0.99 जब आप करते जाओगे तो इसका मीनिंग अगर आप संख्या रेखा पे समझो, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, जैसे यहां पे 0 है, यहां पे 0 से 1 यहां तक 9 तक आ गया। अब जैसे यहां मान लो 1 है, ये 0 है, ये 1 है,
तो 0.9 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। यानी कि ये छोटे छोटे यहाँ पे 10 लाइन खिंची होती हैं, तो 9वीं लाइन 0.9 होगी, यानी 0 के बाद 9 छोटी छोटी लाइन। अब उसके बाद फिर से 9 लिखा हो, तो इन दोनों के बीच में छोटी छोटी 9 लाइन। आप समझ पा रहे हो ना। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इस तरीके से खींच दूं, तो ये वाली लाइन ये है और ये एक वाली लाइन ये है, तो इनके बीच में भी छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, तो उसमें भी 9वीं लाइन, तो वो भी और एक के करीब पहुंच जाएगी। फिर 9, यानी इनके बीच में फिर से खींचेंगे तो फिर आपको एक यहाँ एक लाइन मिलेगी और एक ये एक ही है, तो इनके बीच में भी छोटी छोटी 10 लाइनें होंगी, तो फिर वो 9वीं लाइन। यानी जितना हम अंदर चलते जाएंगे, 9 करते जाएंगे, तो हम उतना एक के करीब पहुंचेंगे। इसलिए मैक्सिमम एक आंसर आ रहा है, यानी कि 0.9999 ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अनंत के लिए, तो वो मैक्स लगभग एक के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप 99 बढ़ते जा रहे हैं तो वो एक के पास पहुंचता जा रहा है। तो जब अनंत समय के लिए है, यानी डैश डैश लगाए अनंत 9 है, तो वो एक भी तो बोल सकते हैं हम, क्योंकि अनंत 9 का मतलब होता है कि जब तक हम एक के पास ना पहुंच जाए, बारीक बारीक ये चलता जाएगा क्रम। तो ये थोड़ा सा ये चर्चा का विषय भी है क्लास में, आप अपने क्लास में चर्चा भी इस पे कर सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन में भी लिखा है कि आप अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी नोट्स जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 5वां क्वेश्चन है, इसको मैं विचित्र क्वेश्चन कहता हूँ। इसको क्यों ही दिया गया है, पता नहीं क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चलता है भाग, विभाजन क्रिया जो होती बड़ी लंबी चौड़ी चलती है। देखो कैसे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो 1/17 दिया गया है, हमें इसका दशमलव प्रसार करना है, तो कैसे करोगे। आपको पता ही है कि हम भाग करेंगे, तो 1/17। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो समझ लो इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे वीडियो में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप भाग देना तो जानते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट बताना है। तो जैसे 1/17 लिखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या होती है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिखी जाती है, जो नीचे वाली संख्या है वो किनारे पे लिखी जाती है। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट यहाँ लगा सकते हो, 0 फिर भी नहीं जा रहा तो 1 0 और यहाँ 0। अब 17 की टेबल आपको आती होगी आई थिंक, अगर नहीं आती है तो सीख लीजिए। अब हम इसमें टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो 17 पौने 85 5 बार गया, बचेंगे कितने, 15। ठीक है, अब एक 0 बढ़ा सकते हैं आप, ये हो गया इतना। तो 17 अट्ठे 136, 8 बार चला जाएगा। अब इसमें हम जब घटाएंगे तो 150 में से 136 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 14। अब हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 140 आएगा आई थिंक, 150 101 14 140, ठीक है 140 आएगा। अब हम फिर से करेंगे तो 17 अट्ठे 136। अब 140 में से 136 घटेगा तो 4 बचेगा, फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये देख लो। तो 0 है तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा भाग। फिर 40 में से हम 34 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 17 तिया 51, 60 में से 51 जब हम घटाएंगे तो ये बचेगा 9, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 17 पौने 85, 5 बार भाग जाएगा। 90 में से 85 जब हम घटाने बैठेंगे तो 5 बचेगा और एक 0। अब 17 दूनी 34, क्योंकि 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना खतरनाक भाग है। अब इसमें भाग चलता चला जाएगा, यहाँ पे 16 बचेगा, एक 0 फिर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो 17 नम्मा 153, यहाँ पे 153 आना चाहिए। ठीक है, तो 17 नम्मा 153 देख लेते हैं, बिल्कुल सही है 17 नम्मा 153। 160 में से 153 तो 7 बचेगा, 0 बढ़ा लेते हैं। 17 चौके 68, भाग चलता ही जा रहा है अभी भी, देखो 17 चौके 68, तो 70 में से 68 तो 2 बचेंगे, हो गया 20। 17 एकम 17, क्योंकि 17 दूनी 34 हो जाता, तो 17 एकम 17 बचेंगे, 3 हो गया 30। 17 दूनी 34, फिर से 17 एकम 17 एक बार ही जाएगा, तो 17 एकम 17। अब कितना बच गया, अब बचेगा 3, ठीक है, और 1 13 बचेगा। अब यहाँ पे 0 कर सकते हैं, तो हो गया 130। तो 130 जैसे होगा 17 सत्ते 119, ठीक है 119। 130 में से 119 जाएगा तो बचेगा 110। अब यहाँ पे 17 छः 102 होगा, 17 छः 102। तो अब हमने देखा कि 80 बचा, ठीक है 8 बचेगा 0, 80, ठीक है।
तो 80 में हम क्या कर सकते हैं, 17 चौके 68, 68 देखो अभी भी भाग खत्म नहीं हुआ है, 68। अब 80 में से 68 तो बचेगा कितना, 12, 120 कर सकते हैं। अब जैसे ये 17 चौके 17 सत्ते 119 कर सकते हैं, 17 सत्ते 119। अब शायद ये रिपीट होना स्टार्ट होगा क्योंकि 100 बचेगा यहाँ पे, और ये 100 की पुनरावृत्ति जो है यहाँ से आप देख सकते हो ये 100 आ गया। फिर से ये पूरी प्रोसेस चलेगी, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस अंक पे हम ये बार लगा सकते हैं कि ये भाई साहब बार बार रिपीट होगा। अब मैं तो दोबारा करने वाला नहीं हूँ, इतना ही लिखूंगा। ये जो अंक है इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा थोड़ा खिसका के, कि ये जो अंक है 0.058823529411767 इतनी बड़ी संख्या जो है ये बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो निरंतर पुनरावृत्ति होगी और यही जो है विभाजन क्रिया के दौरान किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ये पूरा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये पूरी भाग प्रक्रिया है। कहाँ तक स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीन में भी नहीं बन रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जैसे भी करके आप कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन विकल्पों में पूछे जा सकते हैं, केवल इतना चेक करने के लिए कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत कि शांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो छठवां क्वेश्चन है ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए या लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। ये देखो, ये मेन पॉइंट है, शांत दशमलव निरूपण है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं और ये आप लिख भी लो अपने रजिस्टर में कि शांत दशमलव कब हो सकता है, किसी भी P/Q यानी किसी भी परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार कब हो सकता है या कैसे ढूंढ सकते हो, ये मैं शुरू में भी बताने वाला था। देखो, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या जरूरी है, आज ये बात तो लिख ही डालो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शांत दशमलव प्रसार तभी हो सकता है जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, या हम कहें कि वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। तो जब हम भाग देते हैं तो दो प्रकार के दशमलव प्रसार आते हैं। एक तो आता है भाई साहब आपका शांत, और दूसरा दशमलव प्रसार आता है अशांत। लेकिन शांत दशमलव प्रसार कब आएगा, जब ये जो हर है यानी कि जो Q है उसके स्थान पर या तो 2 लिखा हो, 2 नहीं लिखा है तो या तो 5 लिखा होना चाहिए। अगर 5 लिखा है तो भी शांत हो जाएगा, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में लिखे हैं तो भी शांत हो जाएगा, या 2 के ऊपर कुछ पावर है यानी 2 की कुछ घात है, जैसे मान लो m की घात है, और 5 के ऊपर भी कुछ घात है किसी संख्या की, मान लो n की घात है, तो भी वो पूरा जो P/Q का रूप है वो एक शांत दशमलव में आएगा। किस में आएगा, शांत दशमलव। इस चीज को हमेशा के लिए याद रख लो कि किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर हर के रूप में या तो 2 लिखा होना चाहिए या 5 लिखा होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों साथ में लिखे हों, या 2 और 5 की कुछ पावर के रूप में दोनों साथ में लिखे हों, तो वो शांत होगा। अगर इनके बीच में कोई तीसरी संख्या, जैसे मान लो Q में 2 तो लिखा है हर के रूप में, लेकिन साथ में गुणा में 3 भी लिखा है, तो वो शांत नहीं होगा। केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए, या केवल 2 और 5 होना चाहिए। दोनों साथ में हो जाएंगे, 2 और 5 चल जाएंगे साथ में, लेकिन 2 और 3, 2 और 11 या 13 या 5 ऐसे नहीं चलेंगे। ठीक है, फिर तो वो अशांति होगा। तो जैसे शांत, तो फिर अपन को जब ट्रिक पता चल गई है तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि शांत दशमलव का आप ऊपर कुछ भी ले लो, जैसे 3/5 ले लिया, चलो ये शांत दशमलव ही होगा, क्योंकि बटे में क्या है, हर के रूप में क्या है, अभी तो बताया कि हर में 5 है। आप ले सकते हो भाई साहब 3/2 भी ले सकते हो, ये भी क्या है, एक शांत दशमलव का उदाहरण है, क्योंकि हर के रूप में 2 है। आप 3/5 गुणित 2 भी ले सकते हो, यानी कि 3/10 भी ले सकते हो। ये क्या है, ये भी शांत दशमलव का उदाहरण है। आप जितने चाहे उतने उदाहरण बना सकते हो। आप 5/125 ले सकते हो, हालांकि ये कट जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं कि चलो 5/2 भी ले सकते हो। 5/2 ये भी क्या है, इसमें बटे में 2 है ना, तो बटे में या तो 2 हो, बटे में या तो 5 हो, या 2 गुणित 5 हो, या 2 की कुछ पावर हो और 5 की कुछ पावर हो और आपस में गुणा में लिखे हो, तो वो निश्चित ही क्या बनेंगे, शांत बनेंगे। अब उदाहरण आप जितने चाहे उतने बना सकते हो। आप 3/7,
आप 3/5 या आप 7/20 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 7/20 को तोड़ के बताओ, 5 के 20 यानी 5 के ऊपर 5 गुणे 2 के ऊपर 2 की पावर। तो आप देखोगे कि हर के रूप में क्या है, 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं है। 2 की पावर कितनी भी हो वो चल जाएगी, लेकिन 5 और 2 या तो 5 अकेला या 2 अकेला हो तो वो शांत दशमलव की कैटेगरी में जाएगा। जैसे 13/125 आप लिख लो, ये बताओ शांत है कि अशांत है? तो आप कहोगे सर शांत दशमलव है, क्योंकि 13/5 के ऊपर 3 की घात लिखा है ये, क्योंकि 55 25 पंचे 125। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो क्या है, एक शांत दशमलव की ओर इंडिकेट कर रहा है कि या तो 5 हो, 5 अकेला हो, या 2 अकेला हो, या 2 और 5 दोनों साथ में हो, या उनकी कुछ पावर हो, वो शांत दशमलव को निरूपित करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे हजारों उदाहरण बना सकते हो। ये तो केवल मैंने पूछे 3 है, मैंने आपको बता दिए 4-5। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनावसानी हो। अनावसानी मतलब क्या होता है भाई साहब? अनावसानी मतलब होता है अशांत, और अनावृत्ति हो मतलब वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो आप जितने चाहे मन से बना सकते हो। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल ले लो, आप लिख सकते हो कि 0.321, कुछ भी मन से संख्याएं बनाते जाओ, बस वो रिपीट नहीं लगनी चाहिए। 5, 7, फिर 9, फिर बीच में 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 4 कर दिया। तो बताओ इसमें क्या रिपीटेशन दिख रहा है? नहीं। लेकिन क्या ये शांत है? नहीं। ये तो डैश डैश लगा है, तो ये तो अशांत है। ये संख्याएं आती जा रही, कुछ भी रैंडमली कुछ भी संख्याएं आ रही। तो इनका जो दशमलव प्रसार है वो अनावसानी भी है और अनावृत्ति भी है। तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहने लगते हैं? अपरिमेय, जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी भी रहते हैं यानी अशांत भी रहते हैं, और अनावृत्ति यानी कोई रिपीटेशन भी नहीं रहता। जैसे मान लो अब आप और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? जैसे 0 पॉइंट आपने लिख लिया 01, फिर आपने लिख लिया 001, फिर आपने लिख लिया 0001, फिर 00001, ऐसे, और डैश डैश डैश। तो इसमें क्या है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। आप देखो कोई क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे 01, तो यहाँ भी 01 होना चाहिए, लेकिन ये हो गया 001। तो यहाँ भी 001 होना चाहिए, लेकिन ये हो गया 0001। तो कहने का मतलब है कि ये भी क्या है? अनावसानी यानी अशांत है, क्योंकि डैश डैश लगा है, और अनावृत्ति है मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो आप कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप बना सकते हो 0.20, फिर आप लिख सकते हो 200, फिर आप लिख सकते हो 2000, डैश डैश डैश, ये भी है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिकल आसान भी है। देखो कैसे, इसमें लिखा है कि आपको 2 परिमेय संख्या दी गई हैं और इनके बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है। काफ़ी आसान है। देखो, जब भी अपन को किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या को a मान लो और दूसरी संख्या को b मान लो, 9/11। अब इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या चाहिए, तो a और b के बीच की चाहिए, तो आप हेडिंग लगा दोगे कि a और b के बीच की क्या? अपरिमेय संख्या। यही हेडिंग लगाओगे ना, अपरिमेय संख्या। और एक फॉर्मूला होता है, बस वही कर दो। क्या होता है फॉर्मूला? √ab। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ दर्शाना बस है। a की वैल्यू कितनी है? 5/7 गुणित b की वैल्यू कितनी है? 9/11। इसका गुणा करो, 9×9 45, 11×7 77। लो, ये संख्या आ गई। इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या आ गई। अब बीच की 3 निकालनी है, तो हमें पता चल गया कि 5/7 और 9/11 के बीच में एक संख्या हमें मिली है। कितनी है? 45/77। यही मिली है ना, सूत्र से, बस कुछ नहीं किया, सूत्र है। ऐसे ऐसे चिन्ह लगा दो कि इनके बीच की है। अब इन दोनों के बीच की निकाल दो, तो एक बीच में आ जाएगी। तो आप हेडिंग क्या डाल सकते हो कि 5/7 और √45/77 के बीच की अपरिमेय संख्या। उसके लिए क्या करोगे? इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a बराबर, बस वैसे ही आप a b ना भी मानो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। √ab होता है तो a और ये b, तो 5/7 गुणित √45/77। लो, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो अब कि 5/7 और इन दोनों के बीच में ये आई है, तो इसको लिखो अब
अंडर रूट 5/7 गुणित अंडर रूट के भी अंदर 45/77 रूट, फिर कौन सी थी अंडर रूट 45/77, फिर कौन सी थी 9/11। अब इनको ले लेना तो इनके बीच की आ जाएगी, बस आसान है। तो कुछ नहीं करना, रूट ए बी से हो जाता है और ऐसे ही करते जाना। अब इनके बीच में जो आएगा तो यहाँ पे लिख देना, बस कुछ नहीं है। अगला आखिरी सवाल, ये सवाल तो बिल्कुल हलवा सवाल है, इसमें कुछ नहीं रखा। देखो आप बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखो जो रूट के बाहर निकल आई वो परिमेय है, जो नहीं निकल पा रही वो अपरिमेय। अपरिमेय मतलब अनावसानी आवृत्ति भी। तो देखो अपरिमेय के बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद रखो कि अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनावसानी यानी अशांत भी हो। अनावसानी को हम क्या बोलते हैं, हम अशांत भी तो बोलते हैं ना। तो जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो व अनावृत्ति हो, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही, तो अनावर्ती यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, अनावर्ती कोई रिपीटेशन नहीं। तो जैसे ये देखो आप 4 7 8 4 7 8 ये रिपीट हो रहा है ना, 4 7 8 4 7 8, तो ये तो भाई साहब परिमेय संख्या बनेगी। तो चौथे को क्वेश्चन हमने पहले देखा, तो चौथा क्या है, ये आपका परिमेय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी परिमेय, क्योंकि इसमें रिपीटेशन आ रहा है 4 7, रिपीटेशन नहीं चाहिए अपरिमेय में। अपरिमेय में ना तो वो वर्गमूल के बाहर निकले, ना तो उस संख्या का कोई वर्गमूल हो, पहला कंडीशन ये है। दूसरा भी लिख देता हूं, कोई वर्गमूल ना निकले, कोई वर्गमूल ना हो। अगर आपको दो चीजें बताया तो आप अपरिमेय आराम से बता सकते हो, कोई वर्गमूल ना निकले। पहली कंडीशन क्या है, अनावसानी यानी अशांत हो और साथ में अनावृत्ति हो, दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अशांत तो ये भी था लेकिन इसमें आवर्ती थी, तो ये नहीं हुआ अपरिमेय, ध्यान रखना इस चीज को। तो 4 7 8 4 7 रिपीटेशन हो गया तो वो परिमेय ही होगा, वो अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकता। यहां देखो क्या रिपीटेशन है, 1 0 1 0 0 1 0 0, रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है। ये देखो ये वर्गमूल निकलता है क्या 23 का, नहीं निकलता, तो ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय, ये भी क्या हो गई अपरिमेय। 225 का वर्गमूल 15 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ये 15 क्या है परिमेय है। ये देखो ये शांत दशमलव है, तो ये तो कभी अपरिमेय हो ही नहीं सकती क्योंकि ये शांत है, क्योंकि इसमें कोई डैश डैश नहीं लगा, तो ये क्या है परिमेय। बहुत आसान, बताओ ये है ना बहुत। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 1.3 है वो हमने अच्छे से कंप्लीट की, थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आई होगी और अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना और वीडियो में जो पार्ट भी अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना।